मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बा पॉइंट होठों में दबाए वो सोच में पिस गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए बेबसी से मुस्कुराए। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जवेरिया ने इससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है, उसने सर झटकुते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के अकबी हिस्से में दीवार के साथ जमीन पर टेक लगाए बैठी थी। एफएससी ऑडिटोरियम के अकबी हिस्से में आकर बैठ गई थी। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जवेरिया ने इससे पूछा, है इमामा तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश? इमामा ने कदरे हैरानी से उसे देखा और सोच में पिस गई। है, इमामा ने जवाब देने की बजाय उल्टा, पहले तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जवेरिया ने गर्द हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे और सोचने दो, इमामा ने फौरन हार मानते हुए कहा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, वो बड़बड़ाई, एक ख्वाहिश तो यह है कि मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो, इसने कहा। क्यों? जवेरिया हंसी। बस 50-60 साल की जिंदगी मुझे बड़ी छोटी लगती है, कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए इंसान को दुनिया में, और फिर मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर जाऊंगी तो फिर मेरी सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। उसने मूंगफली का एक दाना मुंह में डाल उठे हुए कहा। अच्छा, और जवेरिया ने कहा, और ये कि मैं मुल्क के सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आय, सट लाम सप्श। मैं चाहती हूँ जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो इसमें मेरा ना टॉप दी लिस्ट हो। इसने मुस्कुराते हुए आसमां की तरफ देखा। अच्छा, और अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? जवेरिया ने कहा। आखिर ये मेरिट और किस्मत की बात है। ऐसा मुमकिन ही नहीं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट पर हर सूरत आऊंगी। फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में न जा सकी तो वो मुझे ब्रोमुख भिजवा डालगे। फिर भी अगर ऐसा हुआ कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा जा सकता है? इम्पॉसिबल। इमामा ने कतई अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दानों में से एक और दाना उठा कर मुंह में डाला। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। फर्ज करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाती, करोगी कैसे? रिएक्ट करोगी? इमामा अब सोच में पिस गई। तो फिर तुम? पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज्यादा कैद, और फिर मैं मर जाऊंगी। जवेरिया बे-इख्तियार हंसी। और अभी कुछ देर पहले तो तुम ये कह रही थी कि तुम लंबी जिंदगी चाहती हो, और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। करूंगी, सारे प्लान्स ही मेरे मेडिकल के हवाले से हैं। और हाँ, तो फिर जिंदा रहकर ये चीज जिंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा। यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को खत्म कर देगी। तुम यही समझ लो। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी जिंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो, अच्छा, अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरोगी कैसे? खुदकुशी करोगी या तबई मौत? जवेरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तबई मौत ही मरूंगी, खुदकुशी तो कर ही नहीं सकती, इमामा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तबई मौत आ ना सकी तो मेरा मतलब है जल्द ना आई तो फिर तो तुम डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी जिंदगी गुजारोगी। नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं डॉक्टर ना बनी तो फिर मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा कि मैं तो जिंदा ही नहीं रह सकूंगी। वो यकीन से बोली। तुम जिस कदर खुश मिजाज हो, मैं कभी यकीन नहीं कर सकती कि तुम कभी इतनी दुखी हो सकती हो कि रू रू कर मर जाओ, और वो भी सर इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकी। लुक फनी। जवेरिया ने इस बार इसका मजा उड़ाने वाले अंदाज में कहा। है इमामा, तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, ने मौजू बदलते हुए कहा।
रहने दो। क्यों रहने दूं, बताओ ना। तुम्हें बुरा लगेगा, जवेरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। इमामा ने गर्द मोड़कर हैरानी से उसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जवेरिया खामोश रही। बात है जो मुझे बुरी लगेगी, इमामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी, जवेरिया ने मध्यम आवाज में कहा। ताल्लुक है कि मैं इस पर बुरा, आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी जिंदगी से। मानूंगी, इमामा ने इस बार कदरे उलझे हुए अंदाज में पूछा। कहीं तुम्हारी ये ख्वाहिश तो नहीं कि मैं डॉक्टर ना बनूं? इमामा को अचानक याद आया। जवेरिया हंस दी। नहीं, जिंदगी सर एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज्यादा अहमियत की हामिल होती है, इसने कुछ फलसफियाना अंदाज में कहा। पहेलियां बुझवाना छोड़ो और मुझे बताओ, इमामा ने कहा। मैं वादा करती हूं कि मैं बुरा नहीं मानूंगी, इमामा ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वादा करने के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बुरी तरह नाराज हो गई। बेहतर है हम कुछ और बात कर, जवेरिया ने कहा। अच्छा, मैं अंदाजा लगाती हूं तुम्हारी ख्वाहिश का ताल्लुक मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज से है। राइट, इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। जवेरिया ने सर हिला दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज इतनी अहम हो सकती है कि मैं वो बात करते करते रुक गई। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नौयत नहीं जान लेती, मैं कुछ भी अंदाजा नहीं कर सकती। बता दो जवेरिया प्लीज, अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा तजर हो रहा है, इसने मिन्नत की। वो कुछ देर सोचती रही। इमामा गौर से इसका चेहरा देखती रही। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद जवेरिया ने सर उठाकर इमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी जिंदगी में फिलहाल जिन चीजों की अहमियत है वो सिर्फ एक ही है, और अगर तुम उसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। इमामा ने संजीदगी से इसे देखा। जवेरिया ने कदरे चौंक कर उसे देखा। वो अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जवेरिया मुस्कुराई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि तुम, जवीरा ने इसे अपनी ख्वाहिश बताई। इमामा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो शाकिर थी या हैरतज़दा, जवेरिया अंदाजा नहीं कर सकी, मगर उसके चेहरे के तासुरात ये जरूर बता रहे थे कि जवेरिया के मुंह से निकलने वाले जुमले इस के हर अंदाजे के बरक्स थे। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बुरा मानोगी। जवीरा ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर इमामा कुछ कहे बगैर उसे मुइज हल्क के बिल चलाता हुआ दर्द से दोहरा हो गया। उसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे। इसके सामने खड़े 12 साला लड़के ने अपनी फटी हुई टी शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता हुआ और हाथ में पकड़े हुए टेनिस रैकेट एक बार फिर पूरी कुव्वत मुइज की टांग पर दे मारा। मुइज के हल्क से एक बार फिर चीख निकली और वो इस बार सीधा हो गया, कुछ बेयकीनी के आल में उसने खुद से 2 सौ छोटे भाई को देखा जो अब बगैर किसी लिहाज और मुरव्वत के उसे इस रैकेट से पेट रहा था जो मुइज कुछ देर पहले उसे पीटने के लिए ले आया था। इस हफ्ते में अलिफ दोनों के दरमियान होने वाला ये तीसरा झगड़ा था और तीनों बार झगड़ा शुरू करने वाला इसका छोटा भाई था मुइज, और उसके ताल्लुकात हमेशा ही नाखुशगवार रहे थे। मी बातों और धमकियों तक ही इनका झगड़ा बचपन से लेकर अब से कुछ पहले तक सरजबानी महदूद था, मगर अब कुछ अरसा से वो दोनों हाथापाई पर भी उतर आए थे। आज भी यही हुआ था। वो दोनों अस्को से इकट्ठे वापस आ रहे थे और गाड़ी से उतरते हुए इस
कि छोटे भाई ने बड़ी दुरुस्ती के साथ पीछे डिग्गी से इस वक्त अपना बैग खींचकर निकाला जब मुइज अपना बैग निकाल रहा था। बैग खींचते हुए मुइज के हाथ को बुरी तरह रगड़ आई। मुइज बुरी तरह तिलमिलाया। तुम अंधे हो चुके हो। वो अतमया से अपना बैग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मुइज के चलाने पर उसने पलटकर इसको देखा और लाउंज का दरवाजा क्यों कर अंदर चला गया। मुइज के तनबद में जैसे आग लग गई। वो कदमों से इसके पीछे अंदर चला आया। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। उसके करीब पहुंचते हुए मुइज पर रखकर खड़ा एक बार फिर धाड़ा उसने बैग कंधे से उतार कर नीचे रख दिया और दोनों हाथ करोगे, हाथ तोड़ दोगे, इतनी हिम्मत है, हो गया, निकालूंगा तुम। ये मैं तुम्हें इस वक्त बताऊंगा जब तुम दोबारा ये हरकत करोगे। अपने मुइज बड़िए की तरफ बढ़ा मगर इसके भाई ने पूरी कुव्वत से इसका बैग खींचते हुए इसे रुकने पर मजबूर कर दिया। नहीं तो मुझे अभी बताओ। इसने मुइज का बैग उठाकर दूर फेंक दिया। मुइज का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने जमीन पर पिज्जा हुआ अपने भाई का बैग उठाकर दूर ऊंचे दिया। एक लम्हे का इंतजार किए बगैर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से मुइज की टांग पर ठोकर मारी। जवाबन उसने पूरी कुव्वत से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा जो उसकी नाक पर लगा। अगले ही लम्हे इसकी नाक से खून टपकने लगा। इतने शदीद हमले के बावजूद इसके हल्क से कोई आवाज नहीं निकली। इसने मुइज की टाई खींचते हुए इसका गला दबाने की कोशिश की। मुइज ठहरो, मैं तुम्हें अब तुम्हारा हाथ तोड़ कर दिखाता हूं। मुइज ने इसे गालियां देते हुए लाउंज के एक कोने में पिसी हुए एक रैकेट को उठा लिया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की मगर अगले ही लम्हे रैकेट इसके भाई के हाथ में था। उसने पूरी वक्त से घुमाकर इतनी बर्रफ्तारी के साथ इस रैकेट को मुइज के पेट में मारा कि वो संभला, खुद को बचा भी ना सका। उसने एक के बाद दीगरे मुइज और टांग पर रैकेट बरसा दिए कि अंदर से अलिफ दोनों का बड़ा भाई इश्ता के आलम में लाउंज में आ गया। तकलीफ है, तुम दोनों को घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। इसको देखते ही छोटे भाई ने उठा हुआ रैकेट नीचे कर लिया। और तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने से बड़े भाई को मारते हो। उसकी नजर अब इसके हाथ में पकड़े रैकेट पर गई। नहीं आती, इसने बड़ी ढिठाई के साथ कहते हुए रैकेट एक तर ऊंचे दिया और बड़ी बेखूफी से कुछ फासले पर पिज्जा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मुइज ने बुलंद आवाज में सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पिजीगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। हाँ क्यों नहीं, एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुक कर इस ने मुइज से कहा, अगली बार तुम बीट लेकर आना। टेनिस रैकेट से कुछ मजा नहीं आया। तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी। मुइज को इश्ता आ गया, तुम अपनी नाक संभालो। वो यकीनन टूट गई है। मुइज गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा जहां कुछ देर पहले वो खड़ा था। मिसेस समांथा रिचर्ड्स ने दूसरी रूम में खिड़की के साथ पहली कुर्सी पर बैठे हुए इस लड़के को चौथी बार घूरा। वो इस वक्त भी बड़ी बेनियाजी से खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। वक्तन अफवक्तन वो बाहर से नजर हटाता, एक नजर मिसेस समांथा को देखता, इसके बाद फिर इसी तरह बाहर झांकने लगता। सीम की बायोलॉजी पिज़ने के लिए आई इस्लामाबाद के एक गैर मुल्की अस्को में वो आज पहले देश थी। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थी और कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद अपने शौहर के साथ आई
थी, टीचिंग अलिफ का प्रोफेशन था और जिस मुल्क में इनके शौहर की पोस्टिंग हुई वो वहां के सिफारत खाना से मुंसलिक स्कूल्स में पिज़ैत रहे। अपने से पहले बायोलॉजी पिज़ेने वाली टीचर मिसेस मेरीन की स्कीम वर्क को ही जारी रखते हुए सीन के साथ कुछ इब्तिदाई तैयार और गुफ्तगू के बाद और नज़ादौरा खो की डा उन्होंने गरा राइटिंग बोर्ड पर बनाते हुए समझाना शुरू। डागरा की वजाहत करते हुए उन्होंने इस लड़के को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी नजर इस लड़के पर मरकूज रखते हुए उन्होंने अचानक सीन में यकद खामोशी छा गई। इस लड़के ने सर घुमाकर अंदर देखा। मिसेस समांथा बोलना बंद कर दिया से इसकी नजर मिले उन्होंने मुस्कुराकर एक बार फिर अपना लेक्चर शुरू कर दिया। कुछ देर तक उन्होंने इसी तरह बोलते हुए अपनी नजर लड़के पर रखें जो अब अपने सामने पिज नोटबुक पर कुछ लिखने सीन में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स पर मरकूज में मसरूफ था। उसके बाद मिसेस समांथा ने अपनी तवज्जो कर ली। इनका ख्याल था कि वो खासा शर्मिंदा चुका है इसलिए अब दोबारा बाहर नहीं देखेगा, लेकिन सर 2 मिनट बाद ही उन्होंने इसे एक बार फिर खिड़की से बाहर मुतवज्जे देखा। वो एक बार फिर बोलते तवक्कुफ इस लड़के ने गर्द मोड़ कर फिर इनकी तरफ देखा। इस बार मिसेस बोलते खामोश हो गए। समांथा मुस्कुराए नहीं बल्कि कदरे संजीदगी से इसे देखते हुए एक बार फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद उन्होंने राइटिंग बोर्ड पर कुछ लिखने के बाद इस लड़के की तरफ देखा तो वो एक बार फिर खिड़की से बाहर कुछ देखने में मसरूफ था। इस बार उनके चेहरे पर कुछ नाराजगी नमूदार हुई और वो कुछ झंझुलाते हुए खामोश हो गई और उनके खामोश होते ही लड़के ने खिड़की से नजर हटाकर उनकी तरफ देखा। इस बार लड़के के माथे पर भी कुछ शिकने थी। एक नजर मिसेस समांथा को नागवारी से देखकर वो फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। इसका अंदाज इस कदर तौहीन आमेज था कि मिसेस रिचर्ड्स का चेहरा सुर्ख हो गया। देख रहे हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। सालार तुम? नथिंग एक लफ्जी जवाब आया। वो अब चुपती नजरों से उन्हें देख रहा था। उन्होंने सख्ती से पूछा। सालार तुम? नथिंग एक लफ्जी जवाब आया। वो अब चुपती नजरों से उन्हें देख रहा था। पिज़े रही हूं, तुम्हें पता है मैं होप्सो उसने इतने रोड अंदाज में कहा कि समांथा ने एक हाथ में पकड़ा हुआ मारकर के से बंद करके टेबल पर फेंक दिया। ये बात है तो फिर यहाँ आओ और ये डायग्राम बनाकर उसको लेबल करो। उन्होंने स्पंज के साथ राइटिंग बोर्ड को सा करते हुए कहा। एक बाद दीगरे लड़के के चेहरे पर कई रंग आए। सीन में बैठे हुए स्टूडेंट्स को आपस में नजरों का तबादला करते देखा। वो लड़का अब उन्होंने सब नजरों के साथ समांथा को देख रहा था। जैसे ही उन्होंने राइटिंग बोर्ड से आखिरी निशासा कदमों के साथ इसने टेबल पर पिज्जा हुआ, वो अपनी कुर्सी से एक झटके के साथ उठा, मारकर उठाया और बरफ्तारी के साथ राइटिंग बोर्ड पर डायग्राम बनाने लगा। पूरे 2 मिनट 27 सेकंड्स बाद इसने मार्कर पर कैप लगाकर उसे मेज पर इसी अंदाज से उछाला जिस अंदाज से समांथा ने उछाला था और उनकी तरफ देखे बगैर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मिसेस समांथा ने इसे मारकर उछालते अपनी कुर्सी की तरफ जाते नहीं देखा। वो बेयकीनी के आलम में राइटिंग बोर्ड पर 3 मिनट से भी कम अरसा में बनाई जाने वाली इस छोटी लिडलिप डायग्राम को देख रही थी, जिसे बनाने में उन्होंने 10 मिनट लिए थे और ये 3 मिनट में बनने वाली डायग्राम इनकी डायग्राम से ज्यादा अच्छी थी। वो इस में मामूली सी भी गलती नहीं ढूंढ सके। कुछ खफीफ होते हुए उन्होंने गर्द मोड़ कर इस लड़के की तरफ देखा तो वो फिर खिड़की से बाहर कुछ देख रहा था। वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अंदर से इमामा की आवाज सुनाई दी। को है? इमामा में हूँ, दरवाजा खोलो। वसीम ने दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद लाख खिलने की आवाज आई। वसीम ने दरवाजा क्यों दिया। इमामा इसकी जानिब पुश्त किए अपने बेड की तरफ बढ़ी। का ए पिज्जा है मुझसे तुम्हें इस वक्त? बढ़िए में दाखिल। आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? अभी तो 10 बजे हैं। वसीम होते हुए बोला।
बस नींद आ रही थी मुझे। वो बेड पर बैठ गई। वसीम इसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी? बेइख्तियार उसके मुंह से निकला। इमामा की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं और वो इससे नजर चुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं, रो नहीं रही थी, बस सर में कुछ दर्द हो रहा था। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने इसके पास बैठते हुए इसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। कहीं बुखार तो नहीं है? इसने तशवीश भरे अंदाज में कहा और फिर हाथ छोड़ दिया। बुखार तो नहीं है? फिर तुम कोई टैबलेट ले लेती। मैं ले चुकी हूं। बातें करूंगा तुमसे। अच्छा तुम सो जाओ, मैं बातें करने आया था, मगर अब इस हालत में। वसीम ने बाहर की तरफ कद बढ़ाते हुए कहा। इमामा ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी उठकर उसके पीछे गई और वसीम के बाहर यकलून ही इसने दरवाजे को फिर से लाग कर लिया। बेड पर औंधे मुंह लेट कर उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। वो एक बार फिर हिचकियों के साथ रो रही थी। 13 साल का वो लड़का इस वक्त टीवी पर म्यूजिक शो देखने में मसरूफ था जब तैयबा ने अंदर झांका। बेयकीनी से उन्होंने अपने बेटे को देखा और फिर कुछ नाराजगी के आलम में अंदर चली आए। हो रहा है, उन्होंने अंदर आते ही कहा। ये टीवी देख रहा हूँ। लड़के ने टीवी से नून नहीं हटाई। टीवी देख रहा हूँ। फार गार्ड सीख, तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं? तैयबा ने इसके सामने आते हुए कहा। सो वॉट? लड़के ने इस बार कुछ खफगी से कहा। बड़िए में किताबों के दरमियान होना चाहिए, ना कि यहाँ। इस बेसो वॉट? तुम्हें इस वक्त अपने हुदा शो के सामने? तैयबा ने डांटा। मुझे जितना पिज़ेना था मैं पिज़े चुका हूँ, अब सामने से हट जाएं। इसके लहजे में नागवारी आ गई। फिर भी उठो और अंदर जाकर पिज़ो। तैयबा ने इसी तरह खड़े खड़े इससे कहा। ना मैं यहाँ से उठूंगा, ना अंदर जाकर पिज़ूंगा। मेरीज इस और पेपर्स मेरा मसला है, आपका नहीं। अगर तुम्हें इतनी परवाह होती तो तुम इस वक्त यहाँ बैठे होते। इसने तैयबा के जुमले को नजरअंदाज करते हुए बड़ी बदतमीजी से हाथ से इशारा करते हुए कहा। आज तुम्हारे पापा आ जाएं तो मैं अलिफ से बात करती हूँ। तैयबा ने इसे धमकाने की कोशिश की। कर लेंगे जब मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे जतनी हो गया। पापा अभी बात कर लें। मसला हैरी करनी थी, मैंने कर ली है, तो फिर आपको यह तुम्हारे सालाना इम्तिहान है, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। तैयबा ने अपने लहजे को नर करते हुए कहा। मैं कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं हूं कि मेरे आगे पीछे फिरना पिजी आपको। मैं अपने मामलात सीन किस्म के जुमले मुझसे न बोला कर। मैं अब से ज्यादा समझदार हूं, इसलिए थर्ड या गुजा हो रहे हैं। बड़िए में होना चाहिए। मैं इस पर दया दो। इस वक्त तुम्हें अपने तुम्हारे फादर से बात करूंगी। व्हाट रबिश! वो बात करते करते गुस्से में सोफा से उठकर खड़ा हो पूरी कुव्वत से सामने वाली दीवार पर दे मारा और पांव पटकता हुआ बड़िए से बाहर निकलता हुआ देखती रहे। तैयबा बेबसी और खफत के आलम में इसे फिलोमिना फ्रांसिस ने अपने हाथ में पकड़े पैकेट मेज पर रखते हुए एक नजर में दौड़ाई। पेपर शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे और हमें मौजूद स्टूडेंट्स किताबें, नोटिस और नोट छोटे से सफ़े आगे पीछे करते अलिफ पर आखिरी नजर डाल रहे थे। इनकी जिस्मानी बक्स पकड़े हरकत से इनकी परेशानी और इज़्तिराब का इजहार हो रहा था। फिलोमिना के लिए एक बहुत मानूस सीन था। फिर अलिफ की नजर के तकर्र दरमा में बैठे सालार पर जा ठहर पे स्टूडेंट्स में इस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट था जो अतमिया से अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। एक हाथ में स्केल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने जूते पर मारते हुए वो अतमिया से उधर उधर देख रहा था। फिलोमिना के लिए सीन भी नया नहीं था। अपने 7 साला करियर में उन्होंने पेपर्स के दौरा सालार को इसी बेफिक्री और लापरवाही का मुजाहिरा करते पाया था। 9:02 पर उन्होंने सालार के पास से गुजरते हुए इसे थमा दिया। 23 मिनट बाद इसे वो पेपर अलिफ से ले लेना था। 9:00
ऑब्जेक्टिव पेपर। 10 मिनट पर उन्होंने सालार को अपनी कुर्सी से खड़ा होते हुए देखा। उसके खड़े होते हमें इससे पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट्स ने सर उठाकर उसे देखा। वो पेपर हाथ में लिए फिलोमिना फ्रांसिस की तरफ जा रहा था। फिलोमिना के लिए सीन भी नया नहीं था, वो पहले भी यही देखती आई जाने वाला पेपर वो 8 मिनट में हल करके अलिफ के सर पर खड़ा था। पेपर को दोबारा देख लो। उन्होंने ये जुमला इससे नहीं कहा, वो जानती थी कि इसका जवाब मैं देख चुका हूं। वो अगर उसे एक बार फिर पेपर देखने पर मजबूर करती तो वो हमेशा की तरह पेपर ले जा कर कुर्सी के हत्थे पर रख देता और बाजू लपेट कर बैठ जाता। उन्हें याद नहीं था कि कभी इसने इनके हुआ, और वो ये भी तस्लीम करती थी उसे इसकी जरूरत भी कहने पर पेपर्स को दोबारा चेक नहीं थी। इसके पेपर में किसी एक भी गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल का था। उन्होंने एक हल्की से मुस्कुराहट के साथ इसके हाथ से पेपर पकड़ लिया है। उन्होंने पेपर पर नजर डालते हुए, तुम जानते हो सालार, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना कहा कि मैं तुम्हें 23 मिनट का पेपर 23 मिनट के बाद मिट सत करवाते हुए देखूं। वो इनकी बात पर खफीफ से अंदाज में मुस्कुराया। आपकी ये ख्वाहिश इस सूरत में पूरी हो सकती है मैम, अगर मैं ये पेपर 05 एक साल की उम्र में हल करने बैठूं। नहीं, मेरा ख्वाह है 05 एक साल की उम्र में भी तुम ये पेपर 10 मिनट में कर दोगे। इस बार वो हंसा और वापस मुड़ गया। फिलोमिना ने एक नजर उसके पेपर के सफ़हात को उलट पलट कर देखा। एक सरसरी सी नजर भी उन्हें यह बताने के लिए काफी थी वो इस पेपर में कितने नंबर गिनवाएगा। 0। सलमा ने अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर में लिपटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। इमामा, तुम तो मार्केट गई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम्हें। हाँ उम्मी, मुझे किताबें ही लेनी थी, मगर किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफा देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, इसकी सालगिरह है, इसकी के लिए खरीदा है। कुरियर सर्विस के जरिए भिजवा दूंगी क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है। लाओ फिर मुझे दे दो ये पैकेट, में वसीम को दूंगी, वो भिजवा देगा। नहीं उम्मी, मैं अभी नहीं भिजवाऊंगी, अभी इसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलमा को लगा जैसे वो ये घबराने वाली बात थी। घबरा गई हो। उन्हें हैरानी हुई 3 साल पहले इमामा की वजह से उन्हें और उनके शौहर हाशिम को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पिज़्ज़ा था। वो तब से अपनी बेटी के बारे में बहुत फिक्रमंद थी और हाशिम इससे भी ज्यादा, मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब इसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे। खास तौर पर असजद से इसकी निस्बत तय करके वो जानती थी इमामा असजद को पसंद करती है, और सर वही नहीं, असजद को कोई भी पसंद कर सकता था। वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती थी कि वो असजद से निस्बत होने पर बहुत खुश हुई थी। असजद और उसके दरमा पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्लुफी थी, मगर बाज दफा उन्हें लगता जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ वो बहुत चुप होती जा रही है। वो पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब वो अस्को जाने वाली बच्ची भी तो नहीं रही। मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, फिर वक्त भी कहा है होता है इसके पास। सलमा हमेशा खुद को तसल्ली दे नूना, वो इनकी सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी दोनों बेटियों की वजह शादी कर चुकी थी, जबकि 2 बेटे और इमामा गैर शादीशुदा थे। अच्छा ही है कि ये संजीदा होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है, उन्हें जितनी
जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए इतना ही अच्छा है, सलमा ने एक गहरी सांस लेते हुए। इमामा से नजर हटा ले, वो छुट्टियों में घर आई हुई थी और जितने वो यहाँ रहती इनकी नजर इस पर उसी तरह मरकूज रहती। पता नहीं ये साजिद कहाँ रह गया है, जो भी का उसके जिम्मे लगाओ बस बेओ ही जाओ। उन्हें अचानक उन्हें मुलाज का खा आया, जिसके पीछे वो लाउंज में आई थी। बोबोआते हुए वो लाउंज से निकल गई। ये न्यू ईयर नाइट थी, नया सा शुरू होने में 23 मिनट बाकी थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल 14-15 साल के लड़कों का वो ग्रुप पिछले 2 घंटे से अपने अपने मोटरसाइकिल्स पर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर अपने करतब दिखाने में मसरूफ था। अलिफ में चंद ने अपने माथे पर चमकदार बैंड्स बांधे हुए थे, जिन पर नए साल के हवाले से मुख्तलिफ पैगामात दर्ज थे। वो लोग 1 घंटा पहले पोश इलाके की एक बड़ी सुपरमार्केट में मौजूद थे और वहां वो मुख्तलिफ लड़कियों पर आवाज कसते रहते। वापस सवार अब वो मुख्तलिफ सड़कों पर चक्कर लगा रहे थे। अलिफ के पास फायर क्रैकर्स मौजूद थे, जिन्हें वो वक्तन फवक्तन चला रहे थे। 11:15 बजे वो जिम खाना के बाहर मौजूद थे, जहां पार्किंग लाट गाड़ियों से भर चुका था। ये गाड़ियां उन लोगों की थीं जो जिम खाने में नए साल के सिलसिले में होने वाली एक पार्टी में आए थे। इन लड़कों के पास भी इस पार्टी के दावती कार्ड मौजूद थे, क्योंकि अलिफ में से तकर तमा के वालिदैन जिम खाना के मेंबर थे। वो लड़के अंदर पहुंचे तो 11:55 हो रहे थे। चंद मिनटों बाद डांस फ्लोर समेत तमाम जगहों की लाइट्स हो जानी थी और उसके बाद बाहरला में आतिशबाजी के एक मुजाहिरा के साथ नया सा शुरू होने पर लाइट्स ऑन होना थी और उसके बाद तकर तमा रात वहां रक्स के साथ साथ शराब पी जाती, जिसका एहतमाम ऐसा की इस तकरीब के लिए जिम खाना की इंतजामिया खास तौर पर करती थी। लाइट्स ऑफ होने ही वहां एक तूफान बदतमीजी की सबसे बड़ी तमन्ना कहा कि मैं तुम्हें 23 मिनट का पेपर 23 मिनट के बाद मिट सत करवाते हुए देखूं। वो इनकी बात पर खफीफ से अंदाज में मुस्कुराया। आपकी ये ख्वाहिश इस सूरत में पूरी हो सकती है मैम, अगर मैं ये पेपर 05 साल की उम्र में हल करने बैठूं। नहीं, मेरा ख्वाह है 05 साल की उम्र में भी तुम ये पेपर 10 मिनट में कर दोगे। इस बार वो हंसा और वापस मुड़ गया। फिलोमिना ने एक नजर उसके पेपर के सफ़हात को उलट पलट कर देखा। एक सरसरी सी नजर भी उन्हें यह बताने के लिए काफी थी वो इस पेपर में कितने नंबर गिनवाएगा। 0। सलमा ने अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर में लिपटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। इमामा, तुम तो मार्केट गई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम्हें। हाँ उम्मी, मुझे किताबें ही लेनी थी, मगर किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफा देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, इसकी सालगिरह है, इसकी के लिए खरीदा है। कुरियर सर्विस के जरिए भिजवा दूंगी, क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है। लाओ फिर मुझे दे दो ये पैकेट, मैं वसीम को दूंगी, वो भिजवा देगा। नहीं उम्मी, मैं अभी नहीं भिजवाऊंगी, अभी इसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलमा को लगा जैसे वो ये घबराने वाली बात थी। घबरा गई हो। उन्हें हैरानी हुई 3 साल पहले इमामा की वजह से उन्हें और उनके शौहर हाशिम को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पिज़्ज़ा था। वो तब से अपनी बेटी के बारे में बहुत फिक्रमंद थी और हाशिम इससे भी ज्यादा, मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब इसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे। खास
तौर पर असजद से इसकी निस्बत तय करके वो जानती थी इमामा असजद को पसंद करती है और सर वही नहीं, असजद को कोई भी पसंद कर सकता था। वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती थी कि वो असजद से निस्बत होने पर बहुत खुश हुई थी। असजद और उसके दरमा पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्लुफी थी, मगर बाज दफा उन्हें लगता जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ वो बहुत चुप होती जा रही है। वो पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब वो अस्को जाने वाली बच्ची भी तो नहीं रही। मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, फिर इस वक्त भी वो ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं खामखा ही तुम्हारे लिए यहाँ आने का तरद्दुद करता हूँ। तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पिसता होगा कि मैं आऊँ या ना आऊँ। असजद ने एक गहरी सांस लेकर कहा। वो इसके बिलमुकाबिला चेयर पर बैठी दूर बाविंडीवा पर लगी बैल को घोर रही थी। असजद की शिकायत पर उसने गर्द हाए बगैर अपनी नजर बैल से हटाकर असजद पर मरकूज कुर्द। असजद ने सवालिया नजरों से इसे देखा, मगर वो खामोश रही। तो उसने लफ्जों में कुछ रदूबत के साथ अपना सवाल दोहराया, तुम्हें मेरे ना आने से कोई फर्क नहीं पिसेगा इमामा। क्यों ठीक कह रहा हूं मैं, कह सकती हूँ इस पर अब मैं। तुम कम अज कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झुठला तो सकती हो कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ। और ऐसी बात नहीं है, अब गलत सोच रहे हैं। इमामा ने इसकी बात काट कर कहा। इसका लहजा अब भी इतना ही ठंडा और चेहरा इतना ही बेतासुर था जितना पहले था। असजद एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो, और मैं वाकई गलत सोच रहा हूँ, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा ही महसूस करता हूँ। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार असजद को इसकी आवाज में कुछ नाराजगी झलकती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से तुम मेरी किसी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देते। हालांकि मैं आपकी हर बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूँ, लेकिन कर सकती हूँ अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं। असजद को इस बार बात करते हुए वो कुछ मजीद खफा महसूस हुए। मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सर ये कह रहा था कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। बाज दफा तो मुझे लगता है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि तुम ठीक हो तो मैं उसका जवाब हाँ या नहीं में ही दूंगी। हाँ और नहीं के अलावा इस सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है। तो आप मीम तुम वाकई डोनट टेल मी इमामा। जीम डाल बिते छोटिए अलिफ हो। जीनत को जवेरिया के अंकशा पर बढ़िए शिप जीम करंट लगा। इमामा ने मलामती नजरों से जवेरिया को देखा जो पहले रुतखाना अंदाज में उसे देख रही थी ही। तुम वाकई उसे नहीं मुझे देख कर बताओ। जीम डाल बिते छोटिए अलिफ हो। ज़ैनब ने इस बार उसे कुछ छिड़कते हुए कहा। हाँ, मगर ये इस कदर गैर मामूली और हैरत अंगेज वाकया तो नहीं कि तुम इस पर इस तरह रिएक्ट करो। इमामा ने बड़ी रसानियत से कहा। वो सब लाइब्रेरी में बैठी हुई थी और अपनी तरफ से हत्ता अलमकदूर सरगोशियों में बातें कर रही थी। जरूरत थी इस बार, राबिया ने कहा, मगर तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था। आखिर राज में रखने की राज में ने तो नहीं रखा, बस ये कोई इतना अहम वाकया नहीं था कि तुम्हें बताती और फिर तुम लोगों से मेरी दोस्ती तो अब हुई है, जबकि इस मंगनी को कई सा गुजर चुके हैं। इमामा ने वजाहत करने मुराद है, मेरा मतलब है 2-3 सा हुए। कहा कई सा से तुम्हारी। फिर भी इमामा बताना तो चाहिए था तुम्हें। ज़ैनब का एतराज अभी भी अपनी जगह कायम था। इमामा ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब को देखा। अब करूंगी तो और किसी को बताऊं या ना बताऊं, तुम्हें जरूर बताऊंगी। वेरी फनी, ज़ैनब ने उसे घूरते हुए कहा।
और कुछ नहीं तो तुम हमें कोई तस्वीर वगैरह ही लाकर दिखा दो, मौसूकी है को ना करता है। राबिया ने हमेशा की तरह एक ही सांस में सवा दर सवा कर डाले। फर्स्ट कज है, असजदना है। इमामा ने रुक रुक कर कुछ होचती हुए कहा, MBA इसने और बिजनेस करता है। शक्ल और सूरत कैसी है, इस बार ज़ैनब ने पूछा। इमामा ने गौर से इसके चेहरे को देखा। ठीक है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। लंबा है, डार्क है, हैंडसम है। इस बार इमामा मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर ज़ैनब को देखती रही। इमामा ने अपनी पसंद से मंगनी की है, वो अच्छा खासा छोटी है। लुक गुड है, जवेरिया ने इस बार इमामा की तरफ से जवाब देते हुए कहा। हाँ, हमें अंदाजा कर लेना चाहिए था, आखिर वो इमामा का फर्स्ट कज है। अब इमामा तुम्हारा अगला का ये है कि तुम हमें उसकी तस्वीर लाकर दिखाओ, ज़ैनब ने कहा। नहीं, इससे पहले का जरूरी का यह है कि तुम हमें कुछ खिलाने पिलाने ले चलो, राबिया ने मुदाखलत करते हुए कहा। फिलहाल तो यहाँ से चली, हॉस्टल जाना है मुझे। इमामा यकद उठकर खड़ी हो गई तो वो भी उठ गई। वैसे जवेरिया, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साथ चलते हुए ज़ैनब ने जवेरिया से पूछा। भाई, इमामा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की, जवेरिया ने खाना अंदाज में कहा। इमामा ने मुड़कर एक बार फिर जवेरिया को घूरा, उसकी नजरों में तंबी थी। इमामा क्यों नहीं चाहती थी? मेरी मंगनी हुई होती तो मैं तो शोर मचाती हर जगह, वो भी इस सूरत मैं, जब ये मेरी अपनी मर्जी से होती, ज़ैनब ने बुलंद आवाज में कहा।